हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। तो सेकंड पार्ट था कि टू शो दैट f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन 0 टू इंफिनिटी, और हमारा जो फंक्शन था fx वो था 1/x² वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि इस फंक्शन इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो वही एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं कि there exists x1 x2 belongs to I such that mod of x1 minus x2 less than delta, but mod of fx1 minus fx2 greater than epsilon implies that f is not UC on I। ये हमारा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जब हमें यूसी बताना होता है तो हम क्या देखते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I के लिए mod of x1 minus x2 लेस देन डेल्टा है, तो mod of fx1 minus fx2 भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन यूसी है। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है कि फंक्शन यूसी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि इस इंटरवल I में कम से कम एक x1 x2 ऐसा होगा जिसके लिए mod of x1 minus x2 तो लेस देन डेल्टा है, बट mod of fx1 minus fx2 क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन यूसी नहीं है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो हमें सबसे पहले वो x1 और x2 ढूंढना है जिसके लिए mod of fx1 minus fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। लेट a and b convergent sequence an क्या है, एक हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जहां an किसके बराबर है 1/√n + 2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n। an इसके बराबर है हमारा, which tends to 0 as n tends to infinity। ये जो सीक्वेंस हमारी a है वो हमारी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने पहले भी डेफिनेशन इसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखी है। an क्या एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसके लिए जो 0 की ओर कन्वर्ज करती है, क्या करती है, 0 की ओर अग्रसर होती है। कब, जब n इंफिनिटी की ओर जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमने सीक्वेंस ली है। हमने सीक्वेंस क्यों ली, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस में से ही दो पॉइंट निकालने हैं x1 x2 जो जिनके लिए mod of x1 minus x2 तो लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन mod of fx1 minus fx2 क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, अब हम क्या करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन ऑफ convergent sequence mod of an minus 0 less than delta for all n greater than equal to m and n belongs to natural number। ये हमें पता है कि यहाँ सीक्वेंस में जो हमारे n होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको ब्रीफली देखना है तो हम थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में देखेंगे, और प्रीवियस क्लास में जहां हमने कोशी डेफिनेशन पढ़ी और हेनबर्ग थ्योरम पढ़ी कंटिन्यूटी की, वहां पर भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप प्रीवियस क्लास में और देख सकते हैं इसके लिए। तो mod of an minus 0 लेस देन डेल्टा होगा क्योंकि ये सीक्वेंस हमारी किस ओर कन्वर्ज कर दी, 0 की ओर कन्वर्ज कर दी। तो दैट मीन 1/√n + 2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n minus 0 लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कि एक निश्चित n के बाद सारे के सारे जो n होंगे उनके लिए ये वैल्यू क्या जाएगी, 0 की ओर अग्रसर होगी या 0 के नेबरहुड में चली जाएगी। इंप्लाइज दैट 1/√n + 2 एप्सिलॉन माइनस 1/√n लेस देन डेल्टा, इसको हम देंगे नाम 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने इसको नाम दे दिया 1। हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाई, जो सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो 0 की ओर कन्वर्ज होगी कब, जैसे जैसे n हमारा इंफिनिटी पर जाएगा। फिर हमने इस पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमारी डेफिनेशन अप्लाई करी, जो हमने जहां हेनबर्ग थ्योरम पढ़ी थी वहां पर इसको हमने डिटेल से देखा
तो mod of an minus 0 लेस देन डेल्टा, यहाँ 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये सीक्वेंस किस ओर जा रही है? 0 की ओर कन्वर्ट हो रही है। en टेंड्स टू 0 एज en क्या कर रहा है हमारा? 0 की ओर जा रहा है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। en का मतलब 1 अपॉन रूट n प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन रूट n टेंड्स टू 0। ये सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है? 0 की ओर जा रही है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। an की वैल्यू पुट करी, इस 0 का कोई मीन नहीं है, लेस देन डेल्टा फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड nm का हम बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, इसको हमने नाम दिया 1। तो हमने इस सीक्वेंस को भी बनाया। क्यों बनाया? इसका रीजन हम देखेंगे। क्योंकि हमें क्या देखना है? मोड ऑफ x माइनस x को हमारा लेस देन डेल्टा होना चाहिए। Let there exists x1 x2 belongs to open interval 0 to infinity। 0 to infinity में क्यों लिया? क्योंकि हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? इंटरवल 0 to infinity के लिए। जिस इंटरवल के लिए हम चेक करेंगे उसी इंटरवल में से हमें x1 x2 ले, तो हम क्या करें? there exists की कम से कम एक x1 x2 0 to infinity में इस प्रकार है such that x1 is equal to 1 upon root n plus 2 epsilon and x2 is equal to 1 upon root n। हमने क्या लिया? x1 को तो हमने मान लिया रूट 1 upon root n plus 2 epsilon और x2 को लिया 1 upon root m, where m जो है हमारा किसमें बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स में हमारा ये m बिलोंग करता है। यहाँ आप इसको p नोटेशन दे दो, कुछ भी नोटेशन हम इसको दे सकते हैं। नाउ हमें क्या बताना है कि mod of x1 minus x2 क्या है? लेस देन डेल्टा। तो mod of x1 minus x2, x1 की वैल्यू क्या है? रूट n प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन रूट n। ये लेस देन डेल्टा हो गया बाय 1 से। किससे? बाय 1 से। जो हमने 1 लिया, इसलिए हमने सबसे पहले ये सीक्वेंस बनाई ताकि हम डायरेक्टली दिखा दें कि इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा है। तो हमने बाय 1 से इसको हमने लेस देन डेल्टा बताया। तो हमने क्या किया? n को रिप्लेस किया n से, n को रिप्लेस किया हमने n से। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई, इसको हम नाम देंगे 2। नाउ mod of fx1 minus fx2। नाउ mod of fx1 minus fx2। fx1 का मतलब क्या है? fx क्या दे रखा है? 1 upon x2। तो fx1 का मतलब mod 1 upon x1 square minus 1 upon x2 का स्क्वायर। ये हो गया fx1 minus fx2। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 upon root n plus 2 epsilon। x2 की वैल्यू है 1 upon root n। और ये अपॉन में हमें ध्यान रखना है इसको कि ये खुद वैल्यूज भी वापस अंश का हल में है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, नॉर्मल कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा n प्लस 2 एप्सिलॉन। यहाँ से हमें n मिलेगा, वैल्यू मिली हमें 2 एप्सिलॉन। हमें पता है एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0, 2 भी पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर निकलते ही 2 एप्सिलॉन होगा, विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्योंकि 2 एप्सिलॉन है जो कि एप्सिलॉन से बड़ा है, तो mod of fx1 minus fx2 is greater than एप्सिलॉन। ये हुई हमारी 3। तो हमने क्या देखा? हमने एक x1 x2 इस प्रकार ढूंढे, इस प्रकार हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट की कि mod of x1 minus x2 तो लेस देन डेल्टा है, लेकिन mod of fx1 minus fx2 क्या है? हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन है।
बाय 3 से, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट यूसी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारा चूंकि there exists x1 x2 belongs to open interval 0 to infinity such that x1 is equal to 1 upon root m plus 2 epsilon and x2 is equal to 1 upon root m and belongs to set of natural number such that mod of x1 minus x2 less than delta by 2, but mod of fx1 minus fx2 is greater than epsilon by 3 implies that f is not uc on 0 to infinity, implies that 1 upon x square, f क्या है 1 upon x square where x not equal to 0 is not uc on 0 to infinity। तो हमने क्या देखा कि ये फंक्शन 0 टू इंफिनिटी में यूसी नहीं है, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल a टू इंफिनिटी वेयर a ग्रेटर देन 0 हमारा फंक्शन यूसी है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin 1 अपॉन x। जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू sin 1 अपॉन x वेयर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये 0 यहाँ x ग्रेटर देन 0 यहाँ x ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया हमारा r प्लस ये r माइनस और ये 0। तो हमारी किसकी बात की जा रही है, हमसे r प्लस की बात की जा रही है। r प्लस में जो है 0 टू इंफिनिटी आता है, 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। r प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसके अंदर 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो x ग्रेटर देन 0 दिया जा रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें बताया जा रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है हमारा r प्लस में। इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन r प्लस। हमें बताना है कि जो फंक्शन fx इज इक्वल टू sin 1 अपॉन x है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट x जो हमारा r प्लस में बिलोंग करता है, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है r प्लस में। तो r प्लस में तो क्या है, ये कंटिन्यूअस है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है r प्लस में। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये r प्लस में तो हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन r प्लस में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो सेम सबसे पहले हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। वही एक क्वेश्चन के हमें 2 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी ऑन r प्लस। सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इक्वल टू a बी अ जनरल पॉइंट ऑफ r प्लस। हमने क्या लिया, x इक्वल टू a माना, जहां e क्या है, एक जनरल पॉइंट है। मतलब जनरल पॉइंट का मतलब a की जगह कुछ भी हो सकता है, 1.5 2.5 3 4 5 6 एनीथिंग। a को हमने क्या मान लिया, जनरल मान लिया जो कि बिलोंग करता है r प्लस। तो हम a को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट f a प्लस 0, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और हमारा fx क्या है यहाँ पर, fx का दे रखा है हमने sin 1 अपॉन x।
वही x की जगह हम नेक्स्ट क्या रखेंगे, a प्लस एच, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये साइन 1/a प्लस x। जैसे x की जगह 0 रखेंगे फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यू मिली साइन 1/a। तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एग्जिस्ट करिए, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है, जो साइन का जो परास होता है -1 से 1 के बीच में होता है, स्टैंडर्ड है, हम सबको पता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर दी फाइनाइटली। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और fx क्या है हमारा साइन 1/x, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की जगह हम क्या रखेंगे 1/a माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फंक्शन को साइन 1/a। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर दी, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। नाउ f ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा साइन 1/a। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, implies that fx is equal to sin 1/x is continuous at a, at point a, जहाँ a बिलोंग करता है हमारा r प्लस। हमने क्या देखा कि fx is equal to sin 1/x क्या हो गया हमारा कंटिन्यूस हो गया इस पॉइंट a पर, चूंकि a क्या है जनरल पॉइंट है, तो यहाँ से मैं मिटाती हूँ, चूंकि a is a general point implies that fx is equal to sin 1/x is continuous। जनरल है, इसका मतलब a को कुछ भी माना जा सकता है, यानी कि हर एक वैल्यू 2.5 3.5 जो भी वैल्यू रखनी है वो सबके लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो fx is equal to sin 1/x is continuous on for all x belongs to r plus, that means fx is equal to sin 1/x is continuous on r plus for all x greater than 0। इसका मतलब क्या हो गया, fx क्या हो गया हमारा sin 1/x is continuous on r plus। तो हमें यही प्रूव करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड क्या पार्ट क्या है हमारे पास कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है r plus में। यहाँ 0 को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि जैसे ही sin 1/0 sin इंफिनिटी हमें पता है कि वो ऑसिलेट करता है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, वो भी कौन सी ऑसिलेट डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में लगातार दोलन करता है। इस तरीके का ग्राफ हमने देखा है कि 0 के नेबरहुड में इतना रैपिडली दोलन करता है कि हमें एक निश्चित मान नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसलिए फंक्शन में किसकी बात की गई, r प्लस की बात की गई, 0 को इंक्लूड नहीं किया गया। हमने पहले भी एग्जांपल्स देखे। अब जो सेकंड पार्ट है हम इसका वो प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है कि फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू शो दैट f is not UC on r plus, ये f हमारा UC नहीं है r plus के लिए। अब हम ये शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देयर एग्जिस्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि देयर एग्जिस्ट x1 x2 belongs to I such that mod of x1 minus x2 क्या है less than delta, but mod of fx1 minus fx2 greater than epsilon। कम से कम एक x1 x2 ऐसे ढूंढने जिनके लिए ये less than delta है, लेकिन जो उनकी फंक्शनल वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो greater than epsilon है, implies that f is not UC on I। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमें x1 x2 ढूंढना है, और ये x1 x2 जो भी है हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
एग्जाम्पल में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें x1 x2 किस प्रकार लेना है। लेट x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m पाई प्लस पाई बाय 2। हमने क्या लिया, x1 की वैल्यू हमने ली 1 अपॉन m पाई प्लस पाई बाय 2 और ये वैल्यू हमारी r प्लस में बिलोंग करती है। लेट देयर एग्जिस्ट x1 x2 belongs to r plus such that x1 को हमने क्या लिया, x1 is equal to 1 upon m pi plus pi by 2 and x2 is equal to 1 upon m pi, जहाँ पे m क्या है हमारा ही नेचुरल नंबर। तो देखा जाए तो बहुत सारे हमें x1 x2 मिल गए, m की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, क्योंकि m क्या है एक नेचुरल नंबर। तो हमने क्या लिया कि x1 x2 हमारे किस में बिलोंग करनी चाहिए, r प्लस, क्योंकि हमारा इंटरवल कौन सा है r प्लस, और r प्लस का मतलब क्या होता है हमारा 0 to infinity। तो हमने x1 और x2 को क्या माना है, x1 को लिया हमने 1 upon m pi plus pi by 2 और x2 को लिया 1 upon m pi। अब हमें क्या देखना है, मोड ऑफ x1 minus x2, इसका मतलब 1 upon m pi plus pi by 2 minus 1 upon m pi। एलसीएम लेंगे m pi plus pi by 2, यहाँ से m pi minus m pi plus pi by 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस pi by 2 अपॉन m pi plus pi by 2। मोड है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये 2 नीचे हमारा m pi plus pi by 2, यही हो गया हमारी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या करेगी, 0 की ओर टेंड करती चली जाएगी। ये वैल्यू हमारी किस ओर जाएगी, 0 की ओर हमारी ये वैल्यू टेंड करना स्टार्ट करेगी। अभी हम देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, दिस टेंड्स टू 0 एज जैसे जैसे m का मान हम बड़ा रखते जाएंगे ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 की ओर अग्रसित होती जाएगी। 1 अपॉन n ये सीक्वेंस जो है हमेशा किस ओर जाती है, 0 की ओर अग्रसर होती है। अगर हम इसको जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल में किया, एक सीक्वेंस ली और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ये वाली सीक्वेंस मान सकते हो जो 0 की ओर कन्वर्ट हो रही है। an हम यहाँ क्या मानेंगे, अगर हम इसको सीक्वेंशियली मेथड में करना चाहें तो हमें पहले ये सीक्वेंस डायरेक्टली ही सीक्वेंस लेनी है, इस सीक्वेंस को लेंगे जो 0 की ओर कन्वर्ज कर रही है, फिर वही मॉड ऑफ a माइनस डेल्टा लेस देन 0 जाएगी जो हमारी क्या कर रही है। तो बेटर यही है कि हम इसमें डायरेक्ट इसको इस तरीके से करें, क्योंकि जैसे जैसे आप m की वैल्यू बड़ी रखते जाओगे ये क्या होगा, 0 के नेबरहुड में जाएगी। हम देखते हैं 1/5 हमारा क्या होता है, 0.25, 0.2 होता है हमारा 1/5। तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी ये 0 के नेबरहुड में कंटिन्यू जाता जाएगा। तो इंप्लाइज दैट 0 के नेबरहुड में जा रहा है, इसका मतलब मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। चूंकि डेल्टा खुद क्या होता है, एक पॉजिटिव राशि होती है, तो विच टेंड्स टू 0 एज m टेंड्स टू इंफिनिटी, एज m टेंड्स टू इंफिनिटी implies that mod of x1 minus x2 is equal to 1 upon 2m pi plus pi by 2 less than delta। क्योंकि ये क्या जा रही है, 0 की ओर कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम अगर सीक्वेंशियल डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो लेस देन डेल्टा हो जाएगा। implies that mod of x1 minus x2 less than delta। अब इसको हम नाम देंगे, इसको आप 1 कर दीजिए, इसको हम 2 नाम दे रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है हम क्या करेंगे, मोड ऑफ f(x1 minus f(x2) को हम ग्रेटर देन x लाइन बताएंगे। मोड ऑफ f(x1 minus f(x2), f(x1) का मतलब sin 1/x1 माइनस sin 1/x2, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है sin 1/x। अब
x1 की जगह हमें वैल्यू रखनी है। ध्यान रखना है ये वैल्यू खुद अपॉन में जो x1 का मान है वो भी एक भिन्न रूप में फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 1 अपॉन m पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन 1 अपॉन m पाई। ये हो गया हमारा साइन, ये हमारा ऊपर चला गया m पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन m पाई। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। m जो है एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं साइन m पाई प्लस पाई बाय 2। हमने सबने चूंकि साइन m पाई प्लस पाई बाय 2 जहाँ m एक नेचुरल नंबर होता है तो ये क्या बनता है, कोस पाई बाय 2 बनता है हमारा। हम सबने ही पढ़ा है साइन m पाई प्लस पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 निष्पत्ति बदल जाती है। हम सबने पढ़ा है कि जैसे पाई बाय 2 होता है, सॉरी निष्पत्ति बदल गई, हमें क्या देता है n पाई। पाई बाय 2 में निष्पत्ति चेंज होती है, हम सबने 11th 12th में देखा है ये। तो ये हो गया हमारा कोस n पाई, और साइन m पाई की जो वैल्यू होती है 0, साइन n पाई इक्वल टू 0, जहां n क्या होता है हमारा एक नेचुरल नंबर, हम सबको पता है। तो हमें पता है, तो हम डायरेक्ट यूज में लेंगे। तो यहाँ निष्पत्ति चेंज होगी साइन m पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि m एक नेचुरल नंबर है, तो ये तो हो जाएगा कोस m पाई, और साइन m पाई इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0। कोस m पाई की वैल्यू माइनस 1 रेज़ टू पावर m, क्योंकि जैसे जैसे अगर कोस m की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो कोस पाई की वैल्यू माइनस 1, अगर m की वैल्यू 2 होगी तो कोस 2 पाई की वैल्यू 1। तो ये क्या हो रहा है, माइनस 1 की पावर 1, ये माइनस 1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1। कोस 3 पाई की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या होगी, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, तो इसलिए माइनस 1 की पावर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1, और ये वैल्यू मिली हमें 1, जो क्या है हमारा कि 1 हम ये क्या है ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए। जितने भी एप्सिलॉन एक से छोटे हैं उनके लिए ये वैल्यू क्या है, इस एप्सिलॉन से बड़ी है। कि कुछ एप्सिलॉन की वैल्यू, कुछ मान ऐसे हैं जिनके लिए ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, इंप्लाइज दैट mod of fx1 minus fx2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन लेस देन 1। कि जितने भी एप्सिलॉन 1 से छोटे हैं उनके लिए ये क्वांटिटी हमारी क्या है, एप्सिलॉन से बड़ी है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट यूसी, क्योंकि हम कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, लेकिन कुछ एप्सिलॉन ऐसे हैं जो एप्सिलॉन 1 से छोटे हैं उनके लिए ये वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन से बड़ी है, ये मान बड़ा है, तो उसको हमने नाम दिया 3। So there is x1 x2 belongs to open interval 0 to infinity such that mod of x1 minus x2 less than delta by 2, but mod of fx1 minus fx2 greater than epsilon by 3 implies that f is not UC on R+। ये फंक्शन हमारा UC नहीं है, क्योंकि कुछ एप्सिलॉन ऐसे हैं जो कि लेस देन 1 है, उनके लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी है, इसका मतलब फंक्शन हमारा UC नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।